बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द टॉपिक इज अबाउट द डेटा रिसोर्सेज एंड बेसिक ऑफ पाइथन। अच्छा, इसके अंदर हम पाइथन को इतने डीप लेवल से नहीं पढ़ेंगे जितना हमने लोगों ने डेटा साइंस के अंदर किया पाइथन को, तो हम बड़ा तेजी से इसको लेके चलेंगे, वरना इनको याद है कि हमने पाइथन को बड़ा डीपली पढ़ा था। हमने कम से कम 3 साढ़े 3 माह लगाए थे पाइथन के अंदर और हमने हर चीज उसमें कवर की थी। तो इंशाल्लाह आगे मैं जो है वो कोशिश करूंगा कि इसको पाइथन का कोई कोर्स लॉन्च करने के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? द चैप्टर नेम इज द डेटा रिसोर्सेज एंड बेसिक ऑफ पाइथन। अब आपको सबसे पहले ये बताया जाएगा कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं या आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उसके लिए आपको डेटा सेट या तो बनाना पड़ता है या आप बना बनाया यूज करते हैं। अमूमन लोग क्या करते हैं, वो बना बनाया यूज करते हैं, क्योंकि जब आप डेटा सेट को क्रिएट करते हैं तो ये बड़ा एक इट इज अ वेरी टफ टास्क। आपको पहले आईआरबी जो आपका होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है सबसे पहले। अगर वो अप्रूवल देते हैं तो देन आपको अलाउ किया जाता है कि आप डेटा सेट को इकट्ठा करें। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें तो आईआरबी पूरी एक कमेटी भी होती है ताकि वो इसका अप्रूवल आपको प्रोवाइड करती है। अच्छा, इसके अंदर जो है अगर हम डेटा सेट अपना नहीं बना रहे तो हम किस तरह वो डेटा सेट जो है किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं। तो वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हों? तो इसमें हमारे पास जो है वो कैगल है, गूगल डेटा सेट सर्च है, यूसीआई मशीन लर्निंग रेपोजिटरी है, जिनोडो है, पेपर विद कोड है, गूगल स्कॉलर डेटा सेट फ्रॉम रिसर्च पेपर। तो ये कुछ हमारे पास मीडियम्स हैं जिसके थ्रू हम जो है डेटा सेट को अपना ले सकते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जो बीएससी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो डेटा सेट को ना बना पाए या उनका डेटा सेट नहीं बन सकता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो डेटा सेट चूज करता हूँ जो कि जिसके ऊपर मैक्सिमम पेपर जो है वो लिखे गए हैं, या वो डेटा सेट हो जो चैलेंजिंग है। ऐਵੇਂ नहीं कि कोई भी डेटा सेट उठाया, उसको डाउनलोड किया और कहा कि यार इसके ऊपर हम काम करें। कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं कम से कम वो डेटा सेट को यूज करवाऊं जो कि ज्यादातर यूज होने वाला डेटा सेट, क्योंकि जब आप उसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखोगे तो वो जो रिसर्च पेपर होगा वो उसके पब्लिश होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एफईआर के ऊपर एक पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं इमोशन का, तो उसकी वैलिडेशन एक्यूरेसी जो थी मैक्सिमम 65% थी। तो हमने विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स उसको 67 तक कोशिश की है अचीव करने की, 67 या 68 तक। सो हम एफईआर एक चैलेंजिंग डाटा सेट था जिसके अंदर ह्यूमन की जो एक्यूरेसी थी वो भी 65% थी, यानी कि एक फेस को देखते हुए ह्यूमन भी गलतियां बहुत ज्यादा कर सकता। सो इस तरह का डेटा सेट्स जो है वो हम इन वेबसाइट से लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पाइथन लैंग्वेज जो है वो क्या है, उसकी खसूसियात क्या है, कंपैरिजन ऑफ पाइथन विद अदर लैंग्वेज। हम थोड़ा सा उसका देखेंगे कि ये डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है हमारे पास जावा, आर, सी शार्प, मैटलैब से किस तरह डिफरेंट है, क्यों लोग पाइथन चूज करें, लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन कौन कौन सी हैं, यूजर्स कौन है पाइथन के, फ्यूचर क्या है पाइथन के साथ। फिर हम उसके अंदर ना थोड़ा सा डाइव हो जाएंगे, व्हाट इज एक्सप्रेशन, नेम्स का सेल एक्सप्रेशन, यूजर इनपुट, डेटा टाइप्स। ये जो डेटा टाइप्स यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये आप इसके अंदर यूज नहीं करते। आपको पता होगा आप जो है वो इस तरह, जैसे हम C++ में यूज किया करते थे int a is equal to 2, तो हम यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करते थे। इसको हम कहते हैं स्टैटिक टाइपिंग। लेकिन इसके अंदर आप जब भी कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे तो उसके साथ आप डेटा टाइप नहीं लगाएंगे। वो क्यों नहीं लगाएंगे, उसकी बड़ी डिटेल डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। फिर इसमें डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप्स हैं, जैसे लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है। फिर हम इसको देखेंगे। देन कंट्रोल स्टेटमेंट, अगेन कंडीशनल स्टेटमेंट आपके पास आ जाते हैं कि आप इफ एल्स को किस तरह यूज कर सकते हैं, लूप को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन को किस तरह इस्तेमाल करेंगे, पैकेज मैनेजर है आपके पास, पिप, उसको किस तरह यूज करते हैं, और उसको यूज करते हुए हम डिफरेंट पैकेजेस को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम इंशाल्लाह ताला इन्हीं 2 या 2.5 वीक्स में हम लोग कवर करने जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं कैगल क्या है। कैगल जो है वो आपके पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि डेटा साइंटिस्ट के लिए है, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस या फिर डीप लर्निंग इंजीनियर वगैरह के लिए है। ये एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट है जहां पर आपके पास डिफरेंट जो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग वगैरह से लोग जो है वहां पर आते हैं, वो अपने डेटा सेट को पब्लिश करवाते हैं। वो अपने नोटबुक्स जो उस डेटा सेट के ऊपर जो उन्होंने कोड लिखा हुआ होता है वो उसको पब्लिश करवाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे काफी सारे कंपटीशंस होते हैं जिसके जरिए आप उस कंपटीशंस के अंदर आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इवन के इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी मिल जाते हैं जिसको आप फ्री होते हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट। जब भी कोई डेटा साइंस या एआई के अंदर कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है
तो सबसे पहले जिस डेटा सेट को एक्सप्लोर करता है तो वो आपके पास कौन सा होता है, वो कैगल होता है। कैगल का नाम अक्सर आपने सुना भी होगा कि इसके अंदर एक डिस्कशन फोरम भी होता है, यहाँ पे डिफरेंट कोलैबोरेटर आकर डिस्कशन करते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से। देन आफ्टर दैट दिस इज द इंटरफेस ऑफ द कैगल। ये जाहिर कर रही है कि आपने अभी तक कितना कंट्रीब्यूट किया कैगल के अंदर। और यहाँ पर अगर आप देखें अपना लेफ्ट साइड के ऊपर, तो ये होम है, कंपटीशंस हैं, डेटा सेट है, मॉडल्स हैं, कोड, डिस्कशन, लर्न। ये लर्न आपको वही मैंने बताया था कि आप यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं और करने चाहिए आपको। आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसको लिंक्डइन में डालें और अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, ये कंपटीशन आप देखें, यहाँ पे देखें कंपटीशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं और उसकी बकायदा पेमेंट भी होती है और अच्छी खासी पेमेंट होती है। तो कोशिश करें कोई FYP वो प्रोजेक्ट ले लें जो जरा कंपटीशन के अंदर आ रहा हो। तो जैसे यहाँ पर है LLM डिटेक्ट AI जनरेटेड डाटा, मतलब में पिछले साल का हमने ये स्नैपशॉट डाला हुआ, तो ये तब का था। तो यहाँ पर आप देखें कि ये कंपटीशन के अंदर आ रहा है। NFL बिग डाटा बॉल 2024, सेनेट प्लस HOA हैकिंग। तो ये इस तरह के ना, ये आपको काफी सारे आइडियाज मिलेंगे जिसके ऊपर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। इसके अंदर वो आपको डाटा सेट प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो आप उसके मुताबिक मॉडल को कोशिश करते हैं ट्रेन करने के। अगर आपकी एक्यूरेसी या आपका जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है उनसे बेहतर आ जाते हैं तो इट मीन यू विल विन द कंपटीशन। तो इस तरह। देन आफ्टर दैट डाटा सेट्स, आपके पास डाटा सेट्स जो होते हैं ना, वो यहीं से जो होता है फाइंड आउट होता है। यहाँ पर बड़े हैवी किस्म के डाटा सेट पड़े होते हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि जब सबसे पहले मैं जब डाटा सेट सर्च करूं तो मैं इसमें एक दफा लाजमी देखता हूं कि डाटा सेट अवेलेबिलिटी है। और इससे पहले भी मैं एक वेबसाइट यूज करता हूं जो मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। ये आपके पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जो आपने किसी भी प्रोजेक्ट में जो है अप्लाई किए होते हैं। अच्छा, ये कोड आपको जो डाटा सेट प्रोवाइड किया जाता है ना, उसके साथ उसका कोड भी प्रोवाइड किया जाता है। जो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार तुम जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो तो उसका डाटा सेट तो तुम लोग डाउनलोड करते हो, लेकिन उसका कोड भी देखो जा कि लोगों ने उसके ऊपर किस तरह काम किया होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपके लेवल के मुताबिक आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और आप डिफरेंट कोड को जब ऑब्जर्व करते हैं ना, तो आप उसमें से डिफरेंट स्ट्रेटेजीज निकाल लेते हैं कि हम ये अप्लाई करेंगे तो हमें ये किस्म की आउटपुट मिलेगी। तो आपके लिए काम करना बड़ा आसान हो जाता है। या ये बशर्ते है कि आप शुरू से स्टार्ट करें और शुरू से एक एक चीज लिखें। आप एक दफा कोड को लाजमी देखा करें कि लोगों ने इसके ऊपर क्या काम किया हुआ है। तो कंट्रीब्यूटर यही होते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था ना शुरू के अंदर कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया होता है। तो जितनी आप नोटबुक वगैरह अपनी ऐड करते जाएंगे तो उतनी आपकी कंट्रीब्यूशन उसके अंदर ऐड होती चली जाएगी। डिस्कशंस कर सकते हैं आप यहाँ पर जाकर कि किसी खास टॉपिक के ऊपर लोगों ने ऑलरेडी मैसेजिंग किए होते हैं, कमेंट्स किए होते हैं, तो आप वहां पर मजीद कमेंट्स कर सकते हैं। एंड लर्न जो होता है ना, ये आपके पास डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पाइथन प्रोवाइड करता है। इसमें पाइथन का भी कोर्स होता है, इसमें SQL का भी कोर्स होता है, इसमें डिफरेंट आपके पास यहाँ पे देखें पांडास का भी कोर्स है, इंटरमीडिएट मशीन लर्निंग है जिसमें आप मिसिंग वैल्यू और नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, डाटा लीकेज वगैरह छोटी मोटी जो चीजें हैं उन सब के बारे में आप देख रहे होते हैं। बेसिक जो है मशीन लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज रिइंफोर्समेंट, ये बेसिक कोर्सेज होते हैं, कोई इतने हाई लेवल के नहीं होते। वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कर सकते हैं। जैसे पांडास जो है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेना है कि पांडास का क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में ना एक स्लाइड जो है कोशिश करूंगा प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम बेसिक कवर करेंगे सिर्फ नमपाई का, पांडास का और मैटप्लॉटलिब का, ताकि हमें बेसिक आइडिया हो जाए कि ये कर क्या रही है। बस डीपली नहीं जाना क्योंकि हम डाटा साइंस में बहुत डीपली गए थे इसके अंदर। तो ये आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन द कोर्स। तो इट इज अप टू यू। तो ये इस तरह का उनका सर्टिफिकेट होता है। इसको आप पब्लिक करें, डाउनलोड करें, शेयर करें लिंक्डइन के ऊपर, और इसके अलावा एक्सेट्रा चीजें। अब हम बात कर लेते हैं गूगल डाटा सेट सर्च। ये वो चीज है जो सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ, कैगल से भी पहले ये गूगल वालों ने नहीं प्रोवाइड किया था, अभी गूगल वालों ने हमें प्रोवाइड कर दिया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट जो है डाटा सेट को सर्च करते हैं। ये हमें जिस तरह गूगल सर्च नहीं करता, हमें डिफरेंट टाइप के ना वेबसाइट्स लाके दे देता है। ये हमें डिफरेंट टाइप की वेबसाइट लाके देता है जहां पर ये डाटा सेट पब्लिकली अवेलेबल होता है, और उसके साथ ये भी हमें बता रहा होता है कि ये जो डाटा सेट है कितने सारे पेपर्स के अंदर यूज हुआ है, यानी कि आपका काम बड़ा इजी हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ वो डाटा सेट उठाने की जो ज्यादा से ज्यादा पेपर जिसमें इस्तेमाल हुए। हमें एक्सपेरिमेंट जब प्रैक्टिकल देखेंगे ना तो हमें आइडिया हो जाएगा। तो इट इज वन ऑफ द एनवायरनमेंट जिसमें आप कीवर्ड्स जो है वो ऐड करते हैं, तो देन आप सर्च करते हैं तो ये आपको इस तरह का इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर आप जो है डाटा सेट का नाम लिखते हैं, कोई भी डाटा सेट जिस पे आप काम करना चाहते हैं, सर्च करेंगे तो आपको पूरी लेफ्ट साइड पर ना पूरी की पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा उन वेबसाइट की जहाँ पे डाटा सेट अवेलेबल हो सकता है। और राइट साइड के ऊपर ये आपको बता रहा भी होता है कि इसके ऊपर इतने पेपर गूगल स्कॉलर के ऊपर जो है पब्लिश हुए पड़े इस डाटा सेट के ऊपर। तो इट इज अ वेरी यूजफुल टूल। अगला है हमारे पास
एरविन मशीन लर्निंग रेपोजिटरी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो है वो इस रेपोजिटरी को मैनेज कर रहा है। और इसके अंदर जो खास बात है ना, ये भी कैगल की तरह एक रिपोजिटरी जो है डाटा सेट की है। इसके अंदर भी आप मल्टीपल डाटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप फिल्टर के अंदर जाएं तो फिल्टर्स के अंदर यू विल सी द कीवर्ड्स, डाटा टाइप, सब्जेक्ट एरिया, टास्क। आप अपने डाटा सेट को फिल्टर करके यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे? आप कोई कीवर्ड पुट करें, कौन कौन सी डाटा टाइप्स आपको चाहिए डाटा सेट के अंदर, सब्जेक्ट एरिया आपका कौन सा है, आपके फीचर क्या क्या होने चाहिए, तो ईच एंड एवरीथिंग आप इसके अंदर पुट करेंगे तो उसके हिसाब से आपको डाटा सेट मिल जाएगा। जबकि उनमें ये चीज नहीं थी, उनमें आपको डायरेक्ट नाम कीवर्ड लिखना होता है और देन आपको डाटा सेट की वो लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें आप बकायदा अपने मुताबिक जो है ना फिल्टर करके भी डाटा सेट मंगवा सकते हैं। लेकिन कैगल इज मोर बेटर देन द यूसीआई। ज़ीनोडो, तो ये जो रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखते हैं या कोई डाटा सेट अपना पब्लिक करवाना चाहते हैं तो वो कैगल के थ्रू भी करवा सकते हैं, वो अपना ज़ीनोडो के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो ज़ीनोडो भी बहुत ज्यादा जो प्रोफेसर लेवल के लोग होते हैं या फिर एकेडमिया लेवल के लोग होते हैं तो वो इसको बड़ा यूज करते हैं ज़ीनोडो। अच्छा, इसके अंदर आपके पास रिसर्च पेपर भी होता है अवेलेबल, इसके अंदर आपके पास जो है आपका डाटा सेट भी अवेलेबल होता है और आप उसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरह हर कंट्रीब्यूटर जो होता है उसको एक डीओई असाइन कर दिया जाता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है ताकि इस आइडेंटिफायर की मदद से उसका डाटा सेट और उसका रिसर्च पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकें। ये जो कंट्रीब्यूशन थी ना कैगल की कंट्रीब्यूशन ये भी थी कि आप उसमें डाटा सेट भी अपलोड करते हैं कि नहीं करते, तो ये भी उसकी कंट्रीब्यूशन में आ जाता है। इवन के आप कोई डिस्कशन करते हैं, इवन के आप कोई भी नोटबुक ऐड करते हैं तो ये भी कंट्रीब्यूशन में आ जाता है। तो ये उसकी वेबसाइट है ज़ीनोडो की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिसेंट पेपर्स जो हैं उसने मेंशन किए हुए हैं। तो आप किसी एक पेपर पे क्लिक करें तो हो सकता है वहां पर उसका कोड भी, ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है ओपन एक्सेस है कि आप इसके ये डाटा सेट भी लिखा आ रहा है कि आप इसके साथ ये डाटा सेट भी अवेलेबिलिटी है इस टॉपिक के ऊपर। पेपर्स विद कोड भी बिल्कुल ज़ीनोडो की तरह एक वेबसाइट है। इसके अंदर आपको कोड भी मिलता है, इसके अंदर आपको पेपर भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वो डाटा सेट भी अक्सर लोगों ने यहाँ पर पुट किया हुआ होता है। तो इस वेबसाइट के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप डाटा सेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसका कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कोड की फैसिलिटी जो है ना वो इसमें मिल जाती है। तो ये उस वेबसाइट का कुछ इंटरफेस होता है। यहाँ पे देखें ये कोड है, पेपर के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गिटहब का लिंक भी दिया हुआ है। तो कोड उन्होंने गिटहब की रेपोजिटरी में ऐड किया हुआ है। कोड पे क्लिक करेंगे तो ओपन वॉइस वर्सटाइल इंस्टेंट वॉइस क्लोनिंग, तो ये एक पेपर इस किसी ने लिखा है इस टॉपिक के ऊपर और उसका पूरा का पूरा कोड उन्होंने गिटहब के ऊपर रखा हुआ है, तो वो आप उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर देखें, अक्सर क्या होता है कि आप लोग ठीक है आप लोग डिफरेंट डाटा सेट की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन अक्सर जो टीचर्स होते हैं, मैं भी यही काम करता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कह देता हूँ कि आप रिसर्च पेपर पढ़ें। ये जो भी आप मैं बात करता हूँ कि रिसर्च पेपर का क्या फायदा है, रिसर्च पेपर का ये फायदा होता है कि आप रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, उसकी फिर मैं उनसे बनवाता हूँ एक समरी के अंदर हम लोग क्या क्या कॉलम ऐड करवाते हैं कि यार ये बताओ कि ये किस ईयर में पेपर पब्लिश हुआ था, उसके अलावा इसका जो डाटा सेट है वो पब्लिकली अवेलेबल है कि नहीं है, ये जो डाटा सेट है कितने पेपर्स के अंदर उसको यूज किया गया, ताकि हमें अंदाजा हो जाता है कि यार ये वाकई में इंपॉर्टेंट डाटा सेट है। उसके अलावा उन लोगों ने कौन कौन सी मेथोडोलॉजी अप्लाई की इस डाटा सेट के ऊपर काम करते हुए, फिर उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन मैट्रिक, उस मॉडल के इवैल्यूएशन मैट्रिक क्या थे या उसके रिजल्ट्स क्या थे, वो हमारे पास आते हैं। फिर मुझे ये बताओ कि इसकी लिमिटेशन क्या है। जब हमें ये सारी चीजें पेपर पढ़ने के बाद अंदाजा हो जाती है, लिमिटेशन हमें बताती है कि आपको क्या काम करना है इन फ्यूचर, अपने बच्चों से आपने क्या काम लेना है। या रिसर्च पेपर जब आप उनसे लिखवाएंगे तो रिसर्च पेपर आपको यही बताता है ना कि जो अभी तक इस दुनिया में काम नहीं हुआ या आपने किसी जो हुआ हुआ है उसमें कोई बेहतरी लेकर आए हैं आपके नहीं आए, तो रिसर्च पेपर में आप वो चीजें ऐड करते हैं। तो एक यूनिकनेस होती है आपकी, जो इस दुनिया में अभी तक एक न्यू चीज होती है, आप उसको रिसर्च पेपर के थ्रू लेकर आ रहे होते हैं। तो इस तरह वो रिसर्च पेपर पे राइट किया जाता है। और उनका प्रोजेक्ट भी, अगर आप रिसर्च पेपर के साथ उनका प्रोजेक्ट लेके चले जाएं तो वो फिर उनके लिए बड़ा फायदेमंद चीज होता है। तो मैं गूगल स्कॉलर पे उनको कहता हूँ कि यार तुम पेपर डाउनलोड गूगल स्कॉलर से करो और फिल्टर अप्लाई करवा देता हूँ। मतलब कि जैसे 2024 चल रहा है ना, तो मैं कहता हूँ 2021 से लेके 2024 के मैक्सिमम पेपर पढ़ो। ऐसे नहीं कि तुम बहुत पुराने पेपर पढ़े और उससे वो काम ऑब्सलीट हो चुका हो या उससे बहुत बेहतरी अब आ चुकी है, वो पुरानी चीजें पढ़ रहा हो बैठा हो, ठीक है ना। तो ये एक वेबसाइट होती है जिसमें आपके पास डिफरेंट इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल भी होते हैं या नॉन इम्पैक्ट फैक्टर भी जर्नल होते हैं। लेकिन अब अमूमन जो HEC की है ना,
HEC के अंदर जो रिकग्नाइज जर्नल है, जो वाई कैटेगरी के भी हैं, वो भी इम्पैक्ट फैक्टर है। अच्छा, कुछ अगर पेपर आपसे डाउनलोड ना हो तो उसके लिए एक वेबसाइट है स्काई हब। ये आपको ना एक किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कुछ पेपर जो पब्लिकली ओपन एक्सेस में नहीं होते, जिनको आपको पे करना पड़ता है, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल न्यू पेपर है, जैसे 2024 के पेपर हैं और वो ओपन एक्सेस में नहीं है, पेड है, तो वो आपको हो सकता है इस वेबसाइट पे ना मिले। और कुछ ऐसे भी पेपर्स हैं जिनकी फीस स्प्रिंगर या अच्छे जर्नल के हैं, तो कुछ ऐसे पेपर भी शायद आपको यहाँ पर नहीं अवेलेबल होते, तो आपको परचेज ही करने पड़ते हैं, या आपके पास उनका अकाउंट होना चाहिए, देन आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेपर की अच्छी खासी फीस होती है। जब आप उसको परचेज करना चाहें ना, तो अमूमन लोग नहीं करते, अमूमन भी वेबसाइट्स का यूज करते हैं, लेकिन उनकी फीसेस जो होती हैं 3000 यूरो होती हैं। इस कदर हैवी होती हैं जो आप पेपर की, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, काफी कॉस्टली होते हैं पेपर। जब आप कोई भी पेपर गूगल स्कॉलर में जाके डाउनलोड करते हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पर एक पेपर था, इवेल्युएशन ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फॉर इमोशन रिकग्नाइजेशन यूजिंग ईसीजी, कि आप ईसीजी की बेस पे लोगों के फिजियोलॉजिकल सिग्नल होते हैं, तो उसके थ्रू पर आप उनका इमोशन जो है रिकग्नाइज करवा सकते हैं। अब अगर आप इस पेपर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो यहाँ पर आपको बताया गया कि इसके अंदर दो डेटा सेट यूज किए गए हैं। एक का नाम है ड्रीमर और दूसरे का नाम है स्वेल। ये बड़ा एक दो इंपॉर्टेंट डेटा सेट्स हैं जो ईसीजी के थ्रू इमोशंस के अंदर जो है वो आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट जो है वो आपको बिब्लोग्राफी जो है, उसके अंदर आपके पास 25 नंबर अगर आप देखें और 26 देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका रेफरेंस भी यहाँ पर ऐड किया गया। ठीक है ना, कि ये आपको डेटा सेट कहाँ से मिल सकते हैं, किन पेपर में इनके बारे में बताया गया है। उसके अलावा जब वो पेपर लिखने वाला होता है ना, तो ये भी बताता है कि डेटा सेट पब्लिकली अवेलेबल है या नहीं है। तो उनकी स्टेटमेंट से भी आपको अंदाजा हो जाता है। जैसे यहाँ पर उसने लिखा है, डाटा प्रेजेंट इन द स्टडी आर अवेलेबल ऑन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग ऑथर, कि आपको अक्सर उनको ईमेल भी करनी पड़ जाती है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम वाला हमने पेपर हमारा माशाल्लाह अभी पब्लिश हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले ही, तो आई थिंक ये परसों पब्लिश हुआ है। तो उसके अंदर हम लोगों ने ना जो डेटा सेट मंगवाया हुआ था, वो कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वालों का डेटा सेट मंगवाया हुआ था। तो उन लोगों ने क्या किया था, जो चीटिंग सिनेरियो था, साइड वाचिंग था, उसके अंदर सस्पिशियस वाचिंग था, बैक वाचिंग था, फ्रंट वाचिंग था, तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के सस्पिशियस और नॉर्मल जो थे वो एक्शंस थे, जिसकी बेस पर उन्होंने डेटा सेट बनाया हुआ था। तो हमने, चूंकि हम उसको बनाते, हम वो चीजें करते, तो एक डेटा सेट जो पब्लिकली अवेलेबल है और जिसकी आईआरबी अप्रूवल मिली हुई है, तो अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे ना, तो वो हमारा ज्यादा अच्छा जो है वो पेपर समझा जाएगा, बशर्ते कि हम अपने तरफ से डेटा सेट बनाएं जिसकी कोई आईआरबी अप्रूवल ना हो। हम जब उस पेपर को लिखेंगे ना, तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल आएगा वो यही आएगा कि जो डेटा सेट आप लोगों ने यूज किया है उसकी आईआरबी किधर है, उसकी अप्रूवल कहाँ है। आपने ऐसे ही अपने डेटा सेट बनाना शुरू कर दिया, तो उसको बेहतर इतना नहीं समझा जाता। अमूमन जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स होते हैं, जब वो पेपर लिख रहे होते हैं, तो या तो वो डेटा सेट किसी से, जिन्होंने ऑलरेडी वो जिसके ऊपर काम किया होता है, उनसे डेटा सेट मंगवा लेते हैं। इवन एमएस पीएचडी के अंदर भी ऐसे काम चल जाता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो डेटा सेट खुद से क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर रेफरेंस आपके सामने था, इन पेपर्स के रेफरेंस किधर है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपसे इतनी सारी बातें की है ना, सबसे पहले तो हम इनको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो ये डेटा सेट की उन्होंने अलहदा से वो बनाया हुआ है, फोल्डर्स बनाए हुए। तो यहाँ पर आप देखें सारी की सारी वही डेटा सेट्स हैं। ये रोबो फ्लो भी मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ, ये किस लिए यूज होता है। सो कैगल पे हम सबसे पहले जाएंगे। अच्छा, इसके लिए ना आपका साइन इन होना लाजमी है, यानी कि आप अपने जीमेल के अकाउंट से यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। सो एक कंपटीशन मैंने ज्वाइन किया हुआ है, ये इस तरह यहाँ का वो बनता है, कंट्रीब्यूशन बनता है। 4 नोटबुक्स में मैंने क्रिएट की हुई हैं। कोई डेटा सेट मैंने इनको प्रोवाइड नहीं किया, डेफिनेटली डिस्कशन में मैंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं लिया, कोर्सेज भी मैंने कोई इनका नहीं किया हुआ। इसके अलावा अगर आप जाएं तो कंपटीशन जो आप अभी बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कंपटीशन आ रहे हैं, इसके प्राइसेस भी लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी हाई प्राइसेस है। ठीक है, इवन ये अभी भी चल रहा है, 2025 में भी चल रहा है। यस, जीतने पे मिलेंगे, ऐसे नहीं देंगे आपको। तो यहाँ पर आप किसी एक पे भी क्लिक कर लें, तो जैसे ये है, तो आप ज्वाइन कंपटीशन करेंगे तो आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन कर लेंगे। इन दिस कंपटीशन यू विल डेवलप एआई सिस्टम टू एफिशिएंटली लर्न न्यू स्किल। तो ये डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है, इवैल्यूएशन दिया गया है, सबमिशन फाइल, ये आपको सारी डिटेल दी गई है। प्राइजेस के बारे में भी बताया गया आपको, इवन कि आपको ये बताया हुआ है कि फर्स्ट प्राइज पे कितने पैसे हैं, सेकंड पे कितने हैं,
फिफ्थ पे कितना है, विनर को कितना मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप इसमें से कोई फाइनल प्रोजेक्ट इसमें से चूज कर लें और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। तो कोशिश करें आप जब फाइनल प्रोजेक्ट में जाए तो हम किसी कंपटीशन में से ही कोई काम करें। देन आफ्टर दैट डाटा सेट्स के अंदर चले जाएं तो ये आपके पास पूरी डाटा सेट जो है वो लिस्ट आ जाएगी है। हाँ जाहिर सी बात है, स्पेसिफिक उन्होंने ड्यूरेशन दिया होगा। ये आपके पास ना डिफरेंट डाटा सेट्स की जो है वो इन्होंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं यहाँ पर। जैसे आप कोई भी डाटा सेट सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैं कहना चाहता हूँ ईसीजी के ऊपर, ईसीजी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ईसीजी के ऊपर डाटा सेट पे मैं क्लिक करूँ तो 415 डाटा सेट्स पे हैं वो अवेलेबल है। तो अब किसी एक डाटा सेट जैसे ईसीजी हार्ट बीट कैटेगराइजेशन डाटा सेट है, ईसीजी डाटा सेट है, ईसीजी सिग्नल है, एपनिया ईसीजी है। ठीक है, एपनिया के जो पेशेंट होते हैं जो स्लीपिंग स्टेज के अंदर हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है डीप फेक ईसीजी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बड़े मजेदार किस्म के जो है वो टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो इसके अंदर एआई के अंदर रिसर्च करना इट इज नॉट अ बिग डील। आप इसके अंदर जैसे मैंने अभी रिसेंटली कोई 13 पेपर पब्लिश करवाए हैं इसी दौरान, तो सारे मैंने इसके खुद ही प्रैक्टिकल किए हैं और इसके अंदर इसी तरह के मैंने वो डाटा सेट उठाए हैं जो कि चैलेंजिंग डाटा सेट थे, उसके ऊपर काम किया और आपके सामने पब्लिश हो रहे। तो कहने का मकसद ये है कि इस एआई के अंदर मैंने सिर्फ ईसीजी का टॉपिक सिलेक्ट किया और ईसीजी के ऊपर मुझे इतने सारे डाटा सेट मिल गए हैं। तो आप इसी तरह अच्छे अच्छे डाटा सेट को चूज करें और इसके ऊपर काम करें और अपना पेपर लिखना शुरू कर दें और अपना फाइनल प्रोजेक्ट करवाएं। इस तरह जैसे आप एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखते हैं तो एग्रीकल्चर से कोई आप कोई टॉपिक मुझे बताएं, मैं इसके अंदर लिखता हूँ। कोई टॉपिक आपके माइंड में आता हो, या हम कह देते हैं क्रॉप डिजीज क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये मैंने सर्च किया तो नॉट डाटा सेट 50 कोई मुझे प्रोवाइड इसने किए हैं। तो क्रॉप डिजीज क्लासिफिकेशन के नाम से देखें यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये 2 GB का डाटा है, 2 GB का डाटा आपको प्रोवाइड किया। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस डाटा सेट के अंदर आपको क्या बता रहा है कि द इमेज इज लेबल। इसके अंदर 5 तरह की क्लासेस जो हैं उसमें ये आपके पूरे के पूरे डाटा सेट को इसने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मतलब पहली क्लास ये डिफिकल्ट सा नाम है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, फिर ब्राउन स्ट्रीक डिजीज है, कोई डिफरेंट टाइप की डिजीज है जिसको नहीं लाजमी नहीं है कि आपके पास डाटा सेट हो सकता है इम्बैलेंस हो। तो इम्बैलेंस डाटा सेट के लिए आप क्या कर रहे होते हैं, इम्बैलेंस डाटा सेट के लिए आप या तो उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करवा रहे होते हैं ताकि उसको बैलेंस कर सकें, या ये डुप्लीकेशन, या उसको डुप्लीकेट करेंगे तो वो ओवरफिटिंग की तरफ चला जाएगा। क्योंकि जो आप एक ही तरह का डाटा जब ज्यादा डुप्लीकेट करेंगे तो उसकी तरफ रिजल्ट का आउटपुट जो होगी वो ज्यादा डाइवर्ट हो जाएगी, बायसनेस ज्यादा आ जाएगी। हाँ, या और डाटा ऑगमेंटेशन कर लेते हैं आप कि उस तस्वीर के आप डिफरेंट एंगल, रोटेशन, उसके हॉरिजॉन्टल विड्थ उसकी बड़ा करके तो इस तरह आप उसको ऑगमेंट कर लें। तो ये भी एक तरीका कार हो सकता है ताकि आप उसको बढ़ा दें ताकि उसमें से जो ओवरफिटिंग का जो मार्जिन है वो सब कम से कम हो सके। तो इम्बैलेंस डाटा सेट को कुछ इस तरह भी आप रिजॉल्व करते होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस डाटा सेट के ऊपर कोड के अंदर अगर आप जाएंगे तो वही नोटबुक आपको अवेलेबल हो जाएगी जो मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था। अब देखें इस कंट्रीब्यूटर ने जो है ये ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ है, इसने भी काम किया हुआ है, इसने डीप लर्निंग के थ्रू काम किया हुआ है। मैं किसी एक को ओपन कर लेता हूँ। तो ये इसके अंदर आपको कैगल कर्नल भी मिलता है, आप अपना कोड भी इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं। तो इन्होंने भी अपना ऑलरेडी क्लाउड के ऊपर ये चीज प्रोवाइड की हुई है आपको। देखिए इसने नमपाई यूज किया, पांडास यूज किया। नमपाई होता है साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए और पांडास होता है जब आप कोई भी डाटा फ्रेम या फिर सीरीज के अंदर अपने डाटा को अगर शो करवाना चाहते हैं। तो ये उसने डिफरेंट टाइप की इमेजेस को यहाँ पर लोड किया हुआ है और मैं अगर इसके नीचे जाऊं 40 इपोक्स चलाई हैं और 40 इपोक्स चलाने के बाद इसको जो एक्यूरेसी मिली है वो सिर्फ 63% मिली है। तो इट्स मीन इसने ज्यादा अच्छा इसके ऊपर काम नहीं किया। डाटा सेट की नोयत इस तरह की होगी कि वो इतना जो है डाइवर्स डाटा होगा। पहले काम किया उससे कम, हाँ मे बी इससे कम हो या लाजमी नहीं इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इसने अपनी ट्राई की है और अगर आप देखें तो इसमें ओवरफिटिंग बहुत ज्यादा है। एक्यूरेसी 63% है और वैलिडेशन एक्यूरेसी 50.72 है। तो इसके अंदर वैलिडेशन एक्यूरेसी और एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है।
तो जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा वैलिडेशन और एक्यूरेसी में उतनी ज्यादा ओवरफिटिंग हो जाएगी। इट्स मेन ओवरफिटिंग क्यों होती है? क्योंकि आपके पास जो इसने मॉडल यूज किया है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स यूज कर लिया है और डेटा सेट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो ये भी एक कुछ वजूहत हो सकती हैं कि इसने टेक्निक को सही तरह जो है इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ। मैं इसमें से देख लेता हूँ। ये इसने डाटा जनरेटर से बना लिया है, बैच साइज इसने 32 रखा। अच्छा, यहाँ पर देखें इसने ऑगमेंटेशन भी अप्लाई की हुई है। इसने रोटेशन 10% किया है, विड्थ वगैरह, शेयर, जूम, हॉरिजॉन्टल फ्लिप भी किया हुआ है और फील्ड मोड इसने नियरेस्ट रखा हुआ है। तो ये सब चीजें जो है डीप लर्निंग में पढ़ाई जाती हैं। तो इस तरह आप उसके कोड को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, जो मेरे पास FYP के स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि यार आप सबसे पहले जो डाटा सेट पढ़ रहे हो उसकी नोटबुक लाजमी देखो, तो आपको आइडिया हो जाएगा लोगों ने किस तरह काम किया। तो काम काफी ईजी हो जाता है। उसके बाद हम डिस्कशंस के अंदर आते हैं। डिस्कशन के ऊपर आपके पास डिफरेंट लोग जो हैं डिस्कशन कर रहे होते हैं डिफरेंट चीजों के ऊपर, तो आप उसमें भी कंट्रीब्यूशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये है पाइथन का है, इंट्रोडक्शन टू SQL है, और भी बेशुमार कोर्सेज है, डाटा विजुअलाइजेशन है, फीचर इंजीनियरिंग। अगर मैं किसी फीचर इंजीनियरिंग में क्लिक करूँ तो सिंपल से इसमें 6 जो है इन्होंने चैप्टर्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। व्हाट इज फीचर इंजीनियरिंग, तो ये उसके बारे में आपको डिटेल दी गई है। इसको पढ़ें कि फीचर इंजीनियरिंग होता क्या है, और इसको पढ़ने के बाद आप ट्यूटोरियल की तरफ चले जाएं, और ये ट्यूटोरियल जो है या उन्होंने ये आपको प्रोवाइड किया और इसकी एक्सरसाइज की तरफ चले जाएं। तो ये आपसे मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिस भी करवाते हैं, या आपको कोई भी काम सिखा रहे होते हैं ना साथ, आपको यहाँ पर देखें ये इनका कर्नल है, यहाँ पर आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अपने कोड को पुट करें और यहाँ पर आप उसको रन करें तो यू कैन इजिली एग्जीक्यूट इट। देखें वही कोड है, वही मार्कडाउन है। कोड पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यू कैन राइट कोड लाइक आई राइट पाइथन हेलो वर्ल्ड। सो so when I will run it, you can see session started. सिंटैक्स एरर हो गया है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास इन्वर्टेड कॉमास लाजमी आएंगे। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हो गया। मार्कडाउन, इस तरह मार्कडाउन में भी आप इसमें यूज कर सकते हैं हेडिंग नंबर 1। तो ये देखें आपके पास इस तरह हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो यार ये सब चीजें आप इनको, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट। इसमें क्या कुछ हो सकता है मैंने आपसे बड़ा डीपली डिस्कस कर लिया हुआ है। और हम अब नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट वेबसाइट है वो है हमारे पास डेटा सेट सर्च। डेटा सेट सर्च का इंटरफेस ये गूगल वालों ने प्रोवाइड किया हुआ है। ये काफी, इसके अंदर भी आपको लॉग इन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी का वो पेशेंट वो होता है जिसके ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जो होते हैं प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो आपके पास डाटा है या उससे हवाले से पेपर है वो आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा। तो इसके अंदर आप विजिट कर लें, मैंडले, इसको साइन इन करना पड़ेगा आपको डेफिनेटली। और साइन इन करने के बाद यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ डाटा जो कि आपको यहाँ पर मिला हुआ है। हो सकता है साइन इन करने के बाद में भी आपको इसकी परमिशन आपको लेनी पड़े, या आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं नीचे जाता हूँ तो इस पे क्लिक करता हूँ तो पेपर विद कोड का आपको लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि मैंने भी आपसे जिक्र भी किया था जिसका। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें तो यू कैन सी कि आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो गया है। और देन आफ्टर दैट अगर आप नीचे जाएं तो आपको ये पेपर मिल रहा है और ये उसका कोड भी मिल रहा है। तो आप इजिली इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये कोड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं गिटहब पे चला जाऊंगा और ये डाटा सेट है। तो ये हमारे पास जो है ये इसकी फाइल्स हैं। इसको आप सिंपल क्या करें, क्लोन करना चाहें क्लोन कर लें, या इसको डाउनलोड जिप कर लें। ठीक है, देन आफ्टर दैट मैं मजीद इसको चेक करता हूँ, मजीद इसको एक्सप्लोर करता हूँ। तो यू कैन सी, जो मैं भी आपसे बात कर रहा था कि इस डाटा सेट के ऊपर वो बता रहा है कि इसके ऊपर ऑलरेडी 2 पेपर जो है वो पब्लिश्ड है। ठीक है, मजीद मैं इसके अंदर चेक करना चाहता हूँ
कोई और है जिसके ऊपर मैक्सिमम पेपर पब्लिश? हम इस डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं फिलहाल F5। यस यू कैन डू। तो आप व्यू ऑन द गूगल स्कॉलर आप कर सकते हैं। तो ये इस डेटा सेट के ऊपर हम लोग अब काम कर रहे हैं और यहाँ पर देखें इसके ऊपर कितने पेपर पब्लिश है, 239। तो इस तरह हम कोशिश करते हैं कि वो डेटा सेट उठाया जाए जिसके ऊपर मैक्सिमम पेपर पब्लिश हो, क्योंकि उसके ऊपर काम करने में भी मजा आता है और डेफिनेटली वो काम भी जरा टफ होता है। तो यूसी मशीन लर्निंग ये भी एक रिपोजिटरी आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सर्च करें, जो भी आप डेटा सेट सर्च करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी क्रॉप क्लासिफिकेशन को मैं सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर आप कीवर्ड्स भी दे दें उसको, इसमें क्या कीवर्ड्स हैं, उसके एट्रीब्यूट क्या हो, उसका डेटा टाइप क्या हो। ठीक है, आपको इमेज बेस्ड डेटा सेट चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट एरिया आपका क्या होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट एरिया इंजीनियरिंग वाली साइड पर होना चाहिए। टास्क आपका क्या हो, क्लासिफिकेशन आपका टास्क हो, और अवेलेबल फॉर पाइथन इंपोर्ट, इस पे भी क्लिक कर लें। कैटेगोरिकल आपके पास फीचर हो, मिक्स हो यानी कि फीचर्स, और इंस्टेंसेस इसको हमें भी नहीं छेड़ते, इसको वैसे ही रहने देते हैं और हम इसको सर्च कर लेते हैं। अच्छा, इसने कहा है कि इस तरह का जो डाटा है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको कहते हैं ईसीजी और इसको हम सर्च कर लेते हैं। तो ईसीजी लिखकर हमने इसको नॉर्मली सर्च किया तो हमें 2 किस्म के डाटा सेट जो है वो अवेलेबल हो गए हैं। तो आप मायोकार्डियल इन्फ्रेंशियल कॉम्प्लिकेशन, ये एक अच्छा टॉपिक है, सो इसको आप करें तो यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 450 जो है वो एमबीज का केबीज का है। ये इसमें नहीं, आपके पास जो डाटा सेट है ना वो टेबुलर फॉर्म में होगा। मैं इसको अगर डाउनलोड, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, डाउनलोड ऐसे नहीं होगा। तो ये मल्टी वेरिएंट है और इसके अंदर कैटेगोरिकल डाटा, इसमें 111 फीचर्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो सैंपल्स हैं वो 1700 है, और ये इसके ऊपर ऑलरेडी पेपर भी एक लिखा हुआ है लोगों ने। हाँ हाँ, वो तो यही है ना जो इसने लिखे हैं, वो इतने इसके अंदर सैंपल्स हैं 1700 और इतने इसके फीचर्स। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और रोज के अंदर जो डाटा आ रहा होता है वो सैंपल्स होते हैं। ये हमारे पास इसके फीचर्स हैं, जिसमें से आपके सामने है, आईडी है, एज है, सेक्स जेंडर है, और इस तरह आपके पास, और ये भी बता रहा है कि आपके पास ये टाइप कौन सी है, कैटेगोरिकल है, ये बाइनरी है। और ये भी बड़ा एक जबरदस्त चीज होती है, अगर आपके पास टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा होता है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है नंबर्स में। तो नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए यू विल अप्लाई डिफरेंट टेक्निक। तो आप लेबल इनकोडिंग करते हैं, वन हॉट इनकोडिंग करते हैं, डेटा टू यू हम पढ़ेंगे बाद में जाके। तो ये भी चीजें घुमाने वाली है, तो ये इट इज वेरी इजी टास्क, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन एक दो आपको समझ आए तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। इसी तरह आपके पास जो है जिनोडो है। अच्छा, ये जिनोडो के अंदर ना हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम सर्च कर लेते हैं, हम सर्च कर लेते हैं ईईजी बेस्ड क्लासिफिकेशन, कोई भी टॉपिक जो है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ना डिफरेंट टाइप के ये पेपर्स भी आ जाएंगे और उनके डेटा सेट भी देख लेंगे कि अवेलेबल है कि नहीं। अब यहाँ पे डेटा सेट मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास डाटा सेट मेंशन इसमें किया हुआ है, ईजी एंड ईजी स्ट्रेस फीचर। तो ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट आ गया, उसका रीडमी फाइल आ गई है, रीडमी आ गया, ये आपके पास डाटा सेट जो है उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ। तो इसको मैं जैसे डाउनलोड कर लूंगा, तो इसमें डबल क्लिक करता हूँ, तो ये आपके पास ईजी के जो चैनल्स हैं, ईजी के और ईसीजी वगैरह के, तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप के ये उनके फीचर्स आ गए हैं। मीन, एस टीएनएन, पीएनएन 50, ये ज्यादातर यूज होने वाले होते हैं। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के अंदर भी ना ये ज्यादातर फीचर जो है वो यूज हो रहे होते हैं। तो ये आपके पास पूरा उन्होंने डाटा सेट आपको प्रोवाइड कर दिया। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इट इज अ टेबुलर स्ट्रक्चर बेस्ड डाटा सेट। तो अगर आपके पास डाटा सेट इस फॉर्म में आ जाए, जो फीचर निकले हुए हैं ऑलरेडी, तो यू कैन इजीली अप्लाई द मशीन लर्निंग ऑन इट। अदरवाइज अगर आपके सिग्नल की फॉर्म में डाटा है और आपको फीचर नहीं निकालना चाहते, तो आप देन मूव करते हैं डीप लर्निंग की तरफ, क्योंकि आपका काम उसमें आसान हो जाता है, वो फीचर खुद ब खुद निकालता है उसके अंदर से। और इसी तरह जो है एक और वेबसाइट है पेपर विथ कोड। पेपर विथ कोड के अंदर हमें क्या मिल रहा होता है, पेपर भी मिल रहा होता है और साथ उसके साथ उसका कोड भी हमें प्रोवाइड किया जा रहा होता है। जैसे है ओपन मल्टी मॉडल नेटिव मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मॉडल टेस्ट
इवेलुएटिंग मशीन लर्निंग एजेंट्स और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। तो ये उनके कोड सबके जो है वो आपको पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं और उनके कोड भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो है रोबोफ्लो। रोबोफ्लो को मैक्सिमम यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट रिकग्नाइजेशन टाइप प्रोजेक्ट के लिए, जब आपने योलो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो यू कैन सी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, आप इसको क्लासिफिकेशन टाइप प्रोजेक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, इंस्टेंस सेगमेंटेशन के लिए आप इसे यूज करते हैं। इट इज आल्सो द कंप्यूटर वीएन के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। की पॉइंट सिमेंटिक सेगमेंटेशन वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें रॉक पेपर सीजर को देखें, तो ये उसने डिटेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर सीजर का साइन है तो ये उसको डिटेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे रॉक का साइन है तो ये उसको डिटेक्ट कर रहा है। इस तरह ये पर्सन डिटेक्शन कर रहा है कि ये ह्यूमन है, तो उन सबके ऊपर इसने एक बाउंड्री बॉक्स लगा दिया हुआ है। जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम्स होते हैं ना, ये इसके अंदर दोनों चीजें चल रही होती हैं, इसमें रिग्रेशन भी चल रही होती है, इसमें क्लासिफिकेशन भी चल रही होती है। चीटिंग वाले में यूज किया नहीं, चीटिंग वाले में हम लोगों ने सिंपल क्लासिफिकेशन यूज किया। वी कैन आल्सो डू द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कि हम लाइव एक वीडियो चल रही है तो उसके थ्रू हम क्या कर सकें कि हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकें। क्योंकि ये जो बाउंड्री बॉक्स बना रहा है ये एक नंबर है, ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, इसकी सेंटर क्या होगा और इसका एंड क्या होगा। तो ये जो नंबर इन्होंने एस्टिमेट करने होते हैं ना, बाउंड्री बॉक्स एस्टिमेट करना होता है, तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम में आता है। और ये आपके ऑब्जेक्ट को फिर क्लासिफाई भी तो कर रहा है कि ये ह्यूमन है, ये नॉन ह्यूमन है, तो क्लासिफिकेशन भी आ जाती है इसके अंदर, और इसके अंदर रिग्रेशन भी आ जाता है। जैसे MRI जेंडर क्लासिफिकेशन है। ये डाटा सेट 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें और आप क्या कर लें, डाउनलोड डाटा सेट। तो ये आपका डाटा सेट क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट इसको बताता हूँ, मुझे योलो के अंदर चाहिए, क्योंकि आपके पास जो फास्ट RCNN है वो पास्कल को यूज करता है, ठीक है, और योलो जो है उसको data.yaml फाइल जो होता है वो इस्तेमाल कर CSV फॉर्मेट में, वो आप इसको बताते हैं, और देन इसको डाउनलोड जिप टू द कंप्यूटर, मैं किसी एक फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो ये आपकी जो फाइल होगी वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। हमें फिलहाल इसको डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे मजीद मूव करते हैं ताकि हम थोड़ा सा बेसिक कवर कर सके अपनी पाइथन की। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, खासकर आपके FYPs के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। देखें, कंप्यूटर के अंदर आपने कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखकर कंप्यूटर से कोई भी मसला हल करवाना है तो वो एक प्रोग्राम कहलाता है। जैसे लेट अस सपोज आप एक ह्यूमन है और आपने किसी दूसरे ह्यूमन से काम लेना है, तो आप उसको बताएंगे कि यार ये काम इस तरह करो, और वो अगर ये आप वाला काम जो आपकी इंस्ट्रक्शन होता है उसको फॉलो करते हुए वो ये काम करता है तो आपका वो मसला उस तरह हल हो जाता है। अगर आपने सही डायरेक्शन दी होगी तो डेफिनेटली वो हल हो जाएगा। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि हम, जाहिर सी बात है, अगर किसी दूसरे ह्यूमन से वो काम करवा रहे हैं तो हमको कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, हमें एक मीडियम चाहिए, हमें एक जबान चाहिए जिसके थ्रू हम उसके पास वो मैसेज कन्वे कर सकें। तो वो जो जबान होती है वो साइन लैंग्वेज भी हो सकती है, वो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज भी हो सकती है, वो नॉर्मल उर्दू लैंग्वेज भी हो सकती है। तो कंप्यूटर के अंदर भी आपको कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है ताकि हम कंप्यूटर जो कि हमारे पास बड़ी एक फास्ट डिवाइस है, उसके ऊपर हम कोई भी मसला, अपना कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगी, जिसके थ्रू आप इसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और देन वो उसके मुताबिक जो होता है वो आपको उसको एग्जीक्यूट करवा कर आपको कोई ना कोई आउटपुट देगा। जो प्रोग्रामिंग होती है वो आप बचपन से कर रहे हैं, आप बचपन से एक प्रोग्रामर है अगर देखा जाए तो। कैसे प्रोग्रामर हैं कि आप मिसाल के तौर पर आप पिकनिक के ऊपर जाते हैं, आप अपने माइंड में सोचते हैं कि यार अगर बारिश होगी तो मैं ये करूंगा, अगर बारिश ना हुई तो ये करेंगे, हम घर वापस आ जाएंगे, हम उधर रहेंगे, तो ये आप वगैरह सारा एक प्रोग्राम बनाते हैं, कहते हैं ना एक प्रोग्राम बनाते हैं यार, ये करेंगे। तो आप एक्चुअली जो प्रोग्राम बना रहे होते हैं वो आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जिसके थ्रू आप ये वाला जो जो आपका मेन प्रॉब्लम होती है उसको आप हल कर रहे होते हैं। तो यही चीज आप प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो डरते क्यों है इतना प्रोग्रामिंग से, भागते क्यों है इतना प्रोग्राम, इतनी आसान चीज तो बचपन से तो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो द थिंग इज, हम
एक्चुअली जो कंप्यूटर है हमारा वो समझता है लो लेवल लैंग्वेज, हम समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो सपोज करें इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह की है कि एक बंदा चाइनीज जानता है, दूसरा बंदा इंग्लिश जानता है। अब ये दोनों आपस में लगे रहे, ना चाइनीज वाले को इंग्लिश की समझ आएगी ना इंग्लिश वाले को चाइनीज की समझ आएगी, ऐसा ही है ना। तो कंप्यूटर के अंदर अगर हाई लेवल लैंग्वेज हो या लो लेवल लैंग्वेज हो, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हो, किसी को किसी की समझ नहीं आएगी। तो हमें उसके लिए एक इंटरमीडिएटर चाहिए होता है जिसका नाम होता है कंपाइलर या जिसका नाम होता है इंटरप्रेटर, जो कि क्या करेगा, जो चाइनीज बोलने वाला होगा उसकी वर्ड्स को कन्वर्ट कर लेगा इंग्लिश में और देन इंग्लिश वाले बंदे को समझा देगा, और जो इंग्लिश बोलने वाला बंदा होगा उसके वर्ड को कन्वर्ट कर लेगा चाइनीज में और देन चाइनीज वाले को समझा देगा। तो दैट्स वाई प्रोग्राम की हमें समझ आ गई कि प्रोग्राम क्यों आए, हमें लैंग्वेज के पता चल गया कि हम लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस मकसद के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर की भी समझ आ गई कि हम उसके अंदर उसको क्यों यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द वे कि आप एज ए बचपन से ही जो क्या है वो प्रोग्रामर भी हैं, और हम इसको कंप्यूटर के अंदर जो कि बड़ा फास्ट होता है उसको बताना होता है कि भाई ये प्रॉब्लम तुमने इस तरह हल करनी है। मिसाल के तौर पर आपने सॉर्टिंग करवानी है, सॉर्टिंग अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह की सॉर्टिंग आपने करनी है, सेंडिंग ऑर्डर कि आपके पास यहाँ पर अगर एक अरे में अगर बना दूं तो यू कैन सी कि आपके पास ये एक सेल्स हैं। दिस इज द वे कि आप यहाँ पर इसका इंडेक्स 0 कर दो, इसका इंडेक्स 1 कर दो, इसका इंडेक्स 2 कर दो, इसका इंडेक्स 3 कर दो, और यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट रख दूं 3 2 1 9, और जब मैं इसको सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूंगा तो ये किस तरह का मुझको दिखेगा, तो ये मुझे कुछ इस तरह का दिखेगा 1 2 3 एंड 9। सो इट्स मीन मैंने एक प्रॉब्लम थी, वो क्या प्रॉब्लम थी कि आपने एक नॉन सॉर्टेड अनसॉर्टेड डाटा को क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया। तो इट्स मीन ये काम आपने कंप्यूटर से करवाना है, तो कंप्यूटर से करवाने के लिए उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो देनी पड़ेगी ना यार, कि ये वाला काम अभी किस तरह करवाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप बेशुमार सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ रहे होते हैं, इंसर्शन सॉर्टिंग होती है, बकेट सॉर्टिंग होती है, रेडिक्स होती है, मर्ज सॉर्टिंग होती है, क्विक सॉर्टिंग होती है, अदर टाइप ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सिलेक्शन सॉर्टिंग होती है। सो ये सारी चीजें जो आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको बताते हैं, इसका एक और नाम भी होता है जिसका नाम होता है एल्गोरिथम, जिसको आप कहते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है अल्ख्वारिज्म, जैसे अलजबरा की बुनियाद रखी थी, तो उसने इसके एल्गोरिथम की भी बुनियाद उसी ने रखी थी। तो ये एक्चुअली कंप्यूटर के फील्ड में भी हमारे जो मुसलमान साइंसदान है उनका बड़ा रोल प्ले होता है। तो मैंने बकायदा अपनी सी प्रोग्रामिंग की वीडियो में भी ये बताया हुआ है कि हमारे पास प्रोग्रामर जो साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, उन्होंने साइंस, उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हर फील्ड के अंदर बुनियाद रखी है। तो अब हमने आकर रसवा हुए हैं ना, लेकिन पहले हम लोग ही थे जो इनकलाब हमने डाला हुआ था हर फील्ड के अंदर। तो दिस इज द वे कि आप क्या कर सकते हैं, आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेंगी जिसकी बेस पर आपका ये मसला हल होगा। एक जो कंप्यूटर साइंटिस्ट या कंप्यूटर इंजीनियर या जो भी कंप्यूटरिंग का पर्सन होता है, वो सबसे पहले कोड नहीं लिखता, वो सबसे पहले उसका एल्गोरिदम लिखता है। एल्गोरिदम की ही टाइप्स होती हैं, सूडो कोड और फ्लो चार्ट। जो एल्गोरिदम होता है वो आपके पास इंग्लिश फॉर्म में होता है, और जो सूडो कोड होता है ना वो आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म में काफी होता है, जो आपसे कोड से रिजेम्बलेंस रखता हो, वो सूडो कोड होता है। और फ्लो चार्ट आपको ये बताता है कि जो आपने कोड लिखा है, अगर उसका फ्लो सही तरह काम कर रहा है तो इट्स मीन आपका कोड की लॉजिक करेक्ट है। अगर उसका फ्लो सही तरह वर्क नहीं करेगा तो आपकी लॉजिक सही नहीं होगी। तो दिस इज द वे कि आप अपने कोड के अंदर क्या कर सकते हैं, आप इसका एल्गोरिथम सूडो कोड लिख बनाने के बाद, फ्लो चार्ट बनाने के बाद देन आप कोडिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन आपके एक्सपीरियंस इसका तो ज्यादा हुआ पड़ा होता है, आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बने पड़े होते हैं, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, कोडिंग की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो बेहतर अंदाज होता है कि पहले आप फ्लो चार्ट बनाएं, सूडो कोड लिखें, देन आप कोडिंग की तरफ जाएं। अब एक बात होती है कि मसल्स मेमोरी क्या होती है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ, एक हमारे टीचर थे सर आसिफ रसूल, उन्होंने हमें पढ़ाया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीएससी के अंदर। तो यार वो ही मोटिवेशन थे मेरे बीएससी के अंदर, तो मैं उनसे बड़ा मोटिवेशन लिया। तो वो मुझे वो हमें कहा करते थे कि प्रोग्रामिंग सीखने से नहीं आती, आपको बहुत अच्छे पढ़ाने वाले होंगे लेकिन आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। प्रोग्रामिंग हमेशा करने से आती है। जितनी ज्यादा आप प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप अच्छे प्रोग्रामर बनोगे, जितने ज्यादा एरर्स को रिजॉल्व करोगे उतने ही अच्छे प्रोग्रामर बनोगे। हम एरर देख के डर जाते हैं, हम कहते हैं एरर आगे अब नहीं होता यार कुछ, हालांकि एरर आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। जैसे कहते हैं ना दाग तो अच्छे होते हैं, तो एरर भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है, जो मसल मेमोरी होती है वो आपके पास प्रैक्टिस से आ रही होती है। जैसे आप
आप मसल्स को मूव कर रहे होते हैं अपने फिंगर के, तो वो एक्चुअली वो एक उस चीज को मेमोराइज भी कर रही होती है कि आपने वो काम कितना फास्टली और कितना बेहतर अंदाज से परफॉर्म करवाना होता है। तो दैट्स वाई आप जितनी ज्यादा कोडिंग करेंगे, इतने ज्यादा मसल्स को मूव करवाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी मसल मेमोरी जो होती है वो डेवलप होती चली जाती है। अच्छा, ये जो है ये मैंने 2-3 वीडियो ली थी। हमारे पास जेवन सोल्यूशन वाले माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, और उन्होंने एआई का डिफरेंट एडवांस और बेसिक कोर्स भी लॉन्च किया था। तो उन्होंने एक अच्छी चीज प्रोवाइड करी थी, तो जिसमें था प्रोग्रामिंग एथिक्स। एक प्रोग्रामर को क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, क्या एथिक्स फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिसको भी कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने ये चीज लाजमी देखनी है कि आपकी प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप किसी को कोई प्रोजेक्ट बना कर दे रहे हैं, तो उसमें ऐसा ना हो कि वो बेचारा प्रोजेक्ट यूज करे और उसमें उसका डाटा ही सारा हैक हो जाए। तो सिक्योरिटी ब्रीचेस आपने लाजमी उसका खास ख्याल रखना होता है। एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी जो होती है वो आपको इसमें प्रोवाइड करनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इवन कि आप इस्लाम भी आपको ये चीज कहता है कि जब भी आप किसी चीज को बेचो तो उसके फ्लॉज भी दूसरे को बताओ। हम फ्लॉज नहीं बताते, हम बस बेचने की करते हैं कि यार किस तरह बिक जाए वो चीज। तो आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं, आपका फर्ज बनता है कि जब आप कोई भी चीज डेवलप कर रहे हैं और किसी क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको बताएं कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है। तो क्लाइंट की अब मर्जी है, वो कहेगा ठीक है यार मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, या वो कहेगा नहीं यार मैं आपको और पैसे देता हूँ, आप इसको काइंडली रिजॉल्व करें। इट इज अप टू द क्लाइंट, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि उसको बताना। उसके अलावा यार ये है कि अक्सर आपके पास ना डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स आते हैं, जिसकी वजह से आप इन प्रोग्रामिंग एथिक्स को जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते। कल्चर प्रेशर होता है, आपके पास कॉर्पोरेट प्रेशर होता है, आपके पास ये होता है कि आपका क्लाइंट आपको कहता है ये काम मुझे 2 दिन में चाहिए, चाहे तुमने जैसा करना है करो। जब आपके पास प्रेशर होगा तो डेफिनेटली वहां पे गलतियां होने के चांसेस भी आपके ज्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह ये जो चीजें होती हैं, फिर आपको इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। या तो उनको कह दें कि नहीं यार 2 दिन में मैं नहीं कर सकता, मुझे कम से कम इसके लिए इतने दिन चाहिए, 5 दिन चाहिए या 6 दिन चाहिए, देन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जो अच्छा क्लाइंट होगा, जो आपका ऑलरेडी आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी होगी, वहां पे ट्रस्ट करेगा और वो कहेगा ठीक है ये बंदा मुझे अच्छा काम करके देगा, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए। कल्चरल सेंसिटिविटी क्या होती है कि कुछ लोग इंग्लिश जानते हैं, कुछ लोग उर्दू जानते हैं, कुछ लोग चाइनीज जानते हैं, कुछ लोग डिफरेंट टाइप का इंटरफेस देखना पसंद करते हैं। तो डिफरेंट लोगों के लिए आपको डिफरेंट टाइप के जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो ये भी एक चैलेंज के अंदर आता है। सो अब हम आ जाते हैं पाइथन की तरफ। पाइथन जो है वो नेदरलैंड के गाइडो वैन रोसम ने जो है वो बनाई थी, और ये 1991 के अंदर जो है इसको बनाया गया था। तो जब इसको बनाया गया था तो इसको कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। 1991 के अंदर ही आपके पास जो है HTML का कॉन्सेप्ट जो है वो आया था। ठीक है, ये जनाब जो थे वो एक टीवी शो जो है वो देख रहे थे जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो एक कॉमेडी टाइप शो था, जिसमें से इन्होंने पाइथन का लफ्ज इनको इस कदर पसंद आया तो इन्होंने उसका नाम ही पाइथन रख दिया। अब उसके ऊपर जिस तरह आईटी लोगों ने पेनाकोंडा बना दिया, किसी ने स्पाइडर बना दिया, किसी ने क्या कर दिया। सो खैर नाम बड़ा इसका इंटरेस्टिंग है, सांपों की लैंग्वेज में चले गए हम लोग। तो इसके अलावा इसने अपने एक इंटरव्यू में एक बात की थी कि यार कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो जावा को यूज करें, स्विफ्ट को यूज करें, लेकिन जो पाइथन बनाई गई है ना वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए किसी सॉफ्टवेयर को बनाने या इंटरफेस बनाने के लिए नहीं बनाई गई। वो एक्चुअली डाटा के ऊपर काम करने के लिए बनाई गई है। और ये उसने उस दौर में बात की थी कि जब हमारे पास कंप्यूटेशनल पावर इस कदर हाई नहीं था, जब हमारे पास बड़े नॉर्मल सिस्टम हुआ करते थे। तो ये स्पेशली डिजाइन, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका डाटा स्ट्रक्चर जो है वो स्पेशली डाटा के लिए, डाटा को एंटरटेन करने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज हमारे पास प्रोसेसिंग पावर इस कदर हाई है, हम पाइथन को मल्टीपल सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं। हम इसके जरिए वेबसाइट भी अब डेवलप कर रहे हैं, हम इसके जरिए सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहे हैं, हम इसके जरिए गेम्स भी डेवलप कर रहे हैं, हम इसके जरिए डाटा के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं ना, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, हम इसके जरिए अब सब कुछ कर पा रहे हैं। और ये इस कदर पॉपुलर हो चुके हैं क्योंकि इसकी हर डोमेन के अंदर इसकी लाइब्रेरी, आप कोई भी काम करने जाते हैं तो आपको इसकी लाइब्रेरी मिल जाती है। लोगों ने इसके ऊपर, ओपन सोर्स है, लोगों ने इसके ऊपर बेतहाशा काम किया हुआ। अच्छा, पाइथन जो होती है ना, पाइथन अपने अंदर डिफरेंट पैराडाइम को रखती है। मतलब डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स होते हैं। पर प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होंगे कि उसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि नहीं है, इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग है कि नहीं है, नॉन स्ट्रक्चर है कि नहीं है। तो इसके ऊपर बकायदा मैंने पूरी वीडियो भी, आप सी प्रोग्रामिंग की लिस्ट में जाएंगे ना,
प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो मैंने एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम के साथ भी एक स्लाइड प्रोवाइड की हुई है। तो पाइथन जो है वो अप्रोक्सीमेटली सारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो करती है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, फंक्शनल भी है, ये इंटरप्रेटेड भी है, ये डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर आपको डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती। आप सिंपल क्या लिखते हैं, आप उसकी x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, जो उसकी 2 वैल्यू होती है उसकी बेस पर वो डिसाइड कर लेता है कि इसकी क्लास क्या होगी। और इसके अंदर हर चीज जो है पाइथन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। पाइथन के अंदर जो भी चीज आप लिखेंगे वो एक ऑब्जेक्ट होगी, वो किसी ना किसी, जो आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे उसकी कोई ना कोई क्लास होगी। जैसे आप x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होगा, जिसमें वैल्यू 2 जो है वो स्टोर की जाएगी और जो उसकी क्लास होगी वो इंटीजर होगी। समझ आइए आपको? तो इस तरह आपके पास होता है। और इसके अंदर बेतहाशा एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, आपने जो काम करना है आपको उसकी लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो यही बात मैंने अभी आपसे की है कि जो पाइथन है वो आपके पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिसके अंदर हर चीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। जो भी चीज आप यहाँ पर यूज करते हैं वो चीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट कहलाती है। हमने देखा था कि हम जो पाइथन का वर्जन यूज कर रहे थे वो 12 पॉइंट समथिंग था या 13 पॉइंट समथिंग था, जब भी हमने अपने वो सैंड बॉक्स में इंस्टॉल किया था। तो पुरानी स्लाइड है ना, पुरानी स्लाइड के मुताबिक यहाँ पे 3.12.1 है। अब पता नहीं इसका वर्जन क्या चल रहा है। सो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन की हैं। पाइथन इज अ हाईली रीडेबल, क्योंकि हमने इसके अंदर देखा ये इंडेंटेशन को फॉलो करता है। इंडेंटेशन क्या चीज होती है थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, इसकी रीडेबिलिटी बड़ी आसान हो जाती है। आप किसी भी कोड को पढ़ते हुए समझ जाते हैं कि इस कोड के अंदर इसका कोड क्या रहा है। हम इसको लिखते इतने बेहतर अंदाज से, इतने स्ट्रक्चर अंदाज से लिखते हैं, इसमें स्पेसेस दे के लिखते हैं कि हम उसको रीड करना बड़ा इजी हो जाता है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम इसके अंदर फॉलो किए जाते हैं, अभी मैंने आपसे जिक्र कर लिया। कंपैटिबल है डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ ये कंपैटिबल है। और ये अडॉप्ट टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट के लिए बड़ा अडॉप्टेबल है। मतलब आपने कोई भी चीज जल्दी जल्दी ना टेस्ट करनी है, आप उसका कोड पाइथन में लिखें और बड़े आप चंद लाइनों में वो कोड लिखकर उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो जो टेस्टिंग पर्पस के लिए भी इसको बड़ा यूज किया जा सकता है। ये एक वेबसाइट है जी आपके पास trend.google.com। तो इसके अंदर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस का आपस में क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें पाइथन, मैटलैब, जावा, आर को मैंने यूज किया तो जावा का ग्राफ ऊपर गया था जब आपके पास जनवरी और इस टाइम के ऊपर ये ग्राफ ज्यादा था। लेकिन आप देखें जो पाइथन है वो अमूमन ऊपर जा रही है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। और ये आप ये भी डिसाइड करते हैं, ये मैंने स्वीडन का आपको ग्राफ दिखाया। तो स्वीडन डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो आप इस वेबसाइट के जरिए, गूगल ट्रेंड की एक वेबसाइट है, तो आप डिफरेंट कंट्रीज का ट्रेंड भी दे सकते हैं, उस कंट्री में कौन सी लैंग्वेज जो है ज्यादातर यूज की जाती है। तो आप उसकी बेस पर भी ये डिसाइड कर सकते हैं। तो आप ड्यूरेशन भी दे सकते हैं, आप उसको कहें मुझे 2 साल के अंदर का ट्रेंड दो, तो इस तरह भी आपको दे सकते हैं। अच्छा, पाइथन और मैटलैब देखें, पाइथन से पहले जो ज्यादातर यूज होने वाली लैंग्वेज थी ना, खासकर साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए मैथमेटिशियंस उसको यूज करते थे या इंजीनियर्स उसको यूज करते थे, वो मैटलैब। जब पाइथन आई, डाटा का दौर ज्यादा आना शुरू हुआ, मशीन लर्निंग का दौर आया, डीप लर्निंग का दौर आया, तो मैटलैब का यूज काफी हद तक कम हो गया। अब हम मेजोरिटी जो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह जो डिजाइन कर रहे होते हैं, जो कि अब एआई का दौर आ चुका है, हर चीज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, तो हम उसके अंदर जो है पाइथन का यूज ज्यादातर करते हैं। तो मैटलैब में भी ये सारी चीजें हैं, मैटलैब में और भी बड़ा कुछ है, लेकिन जो चीजें मैटलैब में आपको प्रोवाइड की जाती हैं पाइथन वालों ने, क्योंकि ओपन सोर्स है, मैटलैब जो है क्लोज प्रोप्राइटरी है, मैटलैब को आपको परचेज करना पड़ता है और पाइथन को आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है पाइथन वालों की, मैटलैब की कम्युनिटी बहुत हाई है, लेकिन ये क्लोज प्रोप्राइटरी है। तो पाइथन वाले जो इनकी कम्युनिटी चूंकि हाई है और ओपन सोर्स है, तो इसके ऊपर बेतहाशा और जबरदस्त किस्म की लाइब्रेरीज जो है बनाई गई। तो दैट्स व्हाई इसकी पॉपुलैरिटी जो है वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा हो चुकी है इस टाइम। ठीक है, सो ये यही वजूहत थी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ली है कि पाइथन क्यों मैटलैब से ज्यादा जो है वो कामयाब होती चली जा रही है। और इसकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है और जो मैटलैब की इंडेक्सिंग है वो 1 से स्टार्ट। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस इनमें ये भी है। व्हाई चूज पाइथन? डाटा का दौर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करवाना है तो डाटा चाहिए होगा। डाटा सेट्स के बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र कर लिया, विदाउट डाटा आप कुछ कर नहीं सकते। तो दैट्स व्हाई मशीन लर्निंग पे काम करना है तो पाइथन, डीप लर्निंग पे काम करना है तो पाइथन, डाटा एनालिसिस के ऊपर काम करना है तो पाइथन, एलएलएम्स के ऊपर काम करना है तो पाइथन, इट्स मीन जनरेटिव एआई पे वही काम करना है तो पाइथन। तो आपने कोई भी काम करना है तो जो कि एआई से लिंक करता है तो ज्यादातर लोग अब पाइथन को ही प्रेफर करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई वेबसाइट
का फ्रेमवर्क को यूज करना है तो जेंगो आप यूज करते हैं, बैकएंड के लिए आप यूज करते हैं। तो ये आपके पास वेब डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर आपने गेम वगैरह डेवलप करनी है तो पाई गेम आप यूज करते हैं। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर का इंटरफेस प्रोवाइड करना है तो आप टिकेंटर यूज करते हैं, या और भी आपके पास बेशुमार जो है वो मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, वेब डेवलप कर सकते हैं, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, डेस्कटॉप यूआई के अंदर, वेब स्क्रैपिंग के अंदर जो आप अक्सर पूछते रहते हो, और डेटा साइंस एंड विजुअलाइजेशन के अंदर ये ज्यादातर यूज होता है। इस तरह यही मैंने आपको बताया, टिकेंटर, जावा, पाइगेम, बायो पाइथन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे काम करना है। अगर आपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम करना है तो एनएलटीके आप बड़ा यूज करते हैं, स्पेसी आप बड़ा यूज करते हैं लाइब्रेरीज उसके लिए। विजुअलाइजेशन के लिए काम करना है तो आप मैटप्लॉटलिब बड़ा इस्तेमाल करते हैं, सीबन बड़ा इस्तेमाल करते हैं, प्लॉटली बड़ी इंस्टॉल करते हैं लाइब्रेरी। साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए नमपाई यूज करते हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए स्काईपाई यूज करते हैं, आप इवन के इमेज प्रोसेसिंग के लिए ओपन सी भी यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो लाइब्रेरीज इस्तेमाल की जाती हैं वो बड़ी मशहूर जमाना लाइब्रेरीज है, इसको ट्रस्ट किया जा सकता है। अगर आपने डेटा सेट्स के ऊपर काम करना है तो ऑफ कोर्स जो कि टेबुलर डाटा होगा तो आप पांडास को यूज कर लेंगे, और इस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन कौन लोग इसको यूज कर रहे हैं? इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, गूगल यूज कर रहा है, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, उबर, ड्रॉपबॉक्स, पिंटरेस्ट, चैट जीपीटी, सब इसको यूज कर रहे हैं। और ये वेबसाइट्स हैं जो यूज कर रही हैं, कंपनीज हैं जो इसको यूज कर रही हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसको यूज कर रही है। मतलब ये हर जगह है, पाइथन इज यूज्ड इन एवरीवेयर। जो इसके कॉन्स हैं वो इतने अब कॉन्स रहे नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, डेफिनेटली ये कंपाइल लैंग्वेज से ज्यादा स्लो होगी। तो चूंकि ये स्लो होगी तो अब चूंकि हमारे पास कंप्यूटेशन पावर इसके अंदर हाई है तो इसकी स्लो हमें फील ही नहीं होती, तो ये हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब यही इसके ड्रॉबैक्स में आता था कि पाइथन स्लो है, मोबाइल वीक इन द मोबाइल कंप्यूटिंग है, और ये डायनेमिक क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो इसके अंदर जो एरर्स आते हैं वो रन टाइम के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होते हैं। जो कंपाइल लेवल लैंग्वेज होती है अगर उसमें एक भी एरर आता है तो आपका कोड नहीं चलता, लेकिन इसके अंदर अगर आपके पास एरर है और वो नीचे वाली लाइनों में है, ऊपर वाला सारा कोड रन हो जाएगा, एंड में आपको कहेगा कि यार ये एरर था। तो ये सिक्योरिटी वाइज भी थोड़ा सा सही नहीं होता, लेकिन चूंकि इसको मेजोरिटी डेवलपमेंट में हम जब काम कर रहे थे देन ये चीजें काबिले माफ हैं, तो ये चीजें देखी जा सकती। हाईली प्रोडक्टिव है, सिंपल सिंटैक्स है, कोड रीडेबिलिटी ज्यादा है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, इजी टू इम्प्लीमेंट और इजी टू लर्न है। बड़ा इजी होता है इसको सीखना, कोई इतना बड़ा मुश्किल नहीं है कि पाइथन को आप सीख रहे हो। सी प्लस प्लस को सीखना फिर जरा मुश्किल होता है, लेकिन पाइथन को सीखना मुश्किल नहीं होता। कीवर्ड्स आगे जो है ना, हम इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर के लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अब स्टार्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हम इसको ना कल के लेक्चर में कवर करते हैं। और कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वेरिएबल, अपना कीवर्ड्स, फिर इसके अंदर जो है टाइप, आईडी का फंक्शन, प्रिंट, इनपुट यूजर से किस तरह ली जाती है, कंपैरिजन स्टेटमेंट, फिर आप इसके अंदर जो है प्रेसिडेंस इसके अंदर क्या होती है। ये जो छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं ना, इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर के अंदर ये चीजें कवर करें। ठीक है, तो अभी मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ, हम ताकि सवाल जो आपका मरला शुरू कर सकते।